आज की कहानी है आत्मा की कैद और अधूरी प्रेम कहानी। आदित्य नोएडा में एक बड़ी कंपनी में काम करता था, पर बचपन से ही उसके अंदर फिल्मी दुनिया में जाने का सपना पल रहा था। कुछ साल नौकरी करने के बाद जब आदित्य के पास काफी पैसा आ गया, तब उसने मुंबई का रुख किया। जब वह पहली बार मुंबई आया, तब एक कैब वाले ने उसे रेंट पर लिए हुए बंगले पर ड्रॉप किया। तभी पहली बार आदित्य ने उस बंगले का नाम और खासियत सुनी और वह सुनकर हंसने लगा। टैक्सी वाले ने कहा कि यहाँ इस बंगले को लोग रंगीन बंगला या फिर चुड़ैल बंगला के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि कभी कभी रात के वक्त बंगले के ऊपर हर एक कांच पे तरह तरह के रंग चमकते दिखाई देते हैं और एक सफेद ड्रेस पहनी हुई लड़की छत पर बैठी हुई या फिर कभी कभी घर के आंगन में गार्डन में टहलती हुई दिखाई देती है। आदित्य ने कैब वाले को दूसरे दिन 1 बजे आने के लिए कहा और एडवांस किराया भी दे दिया। सभी सामान को सेट करने के बाद वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। आदित्य जब बाथरूम में आईने के सामने अपना चेहरा साफ कर रहा था, तब उसे ऐसा लगा जैसे उसके कान में धीरे से किसी ने कुछ कहा हो, पर उसने उस आवाज को तवज्जो नहीं दी। उसे लगा कि लंबी रेल यात्रा करने से ऐसा आभास हो रहा होगा। फ्रेश होकर उसने थर्मस में लाई हुई कॉफी पी ली। हाउसकीपिंग वर्क एजेंसी वालों को कॉल किया, क्योंकि उसे घर के काम के लिए नौकर चाहिए था। हाउसकीपिंग एजेंट बोला कि सर, कोई भी आसपास का व्यक्ति आपके बंगले पर काम करने को राजी नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि घर में एक लड़की की आत्मा रहती है। आदित्य बोला कि अगर स्थानीय लोगों में से कोई तैयार नहीं है तो शहर के बाहर से बुलवाओ, पर कुछ भी करके एक नौकर की व्यवस्था करो। इसके लिए एजेंट ने आदित्य से 3 दिन का समय मांगा और फोन रख दिया। रेल यात्रा से थके हुए आदित्य ने साथ लाए हुए सैंडविचेस खाए और सोफे पर ही लेट गया। लेकिन उसे नई जगह पर उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने सोचा, क्यों ना बाहर गार्डन में थोड़ी देर टहलकर ताजी हवा का मजा लिया जाए। ऐसा सोचकर वह बाहर की तरफ निकल पड़ा। बाहर की तरफ जाते वक्त आदित्य को खुद के कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की भी आहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई आदित्य के साथ साथ चल रहा हो। वहां कभी खुशबू आ रही थी, अलग अलग फूलों की, जो कि बहुत अच्छी थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और आदित्य के कान में कुछ सुनाई दिया। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब आदित्य को महसूस होने लगा था कि बंगले में वह अकेला नहीं है, पर वह बचपन से ही निडर था, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, पक्की आस्था रखने वाला व्यक्ति था। इसलिए आज तक उसने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। इस बार भी उसने अपने मन को पक्का कर लिया और बाहर गार्डन की तरफ बढ़ता चला गया। वहां पहुंचने के बाद उसने माता पिता को फोन करके अपने अच्छे से पहुंचने की खबर दे दी। आसपास की जगह देखने लगा। उसी वक्त भी आदित्य को महसूस हो रहा था कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे मुड़ के देखता तो पीछे कोई भी नहीं था। कुछ देर टहलने के बाद आदित्य बेडरूम में जाकर नींद में लीन हो गया। आधी रात का समय हुआ होगा। आदित्य गहरी नींद में था। उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज ठीक उसके बेड के नजदीक से आ रही थी, लेकिन नींद और थकावट की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उठे। दूसरे दिन सुबह कैब वाले का फोन आया 11 बजे। उसने कहा, सर, आपने मुझे 1 बजे पिक करने के लिए क्या था कहा था, क्या आप तैयार हैं? आदित्य ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, तुम आ जाओ फटाफट, मैं तैयार हो जाता हूँ। आदित्य वक्त का बहुत पाबंद था। उसे 2 बजे तक मुंबई में एक डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचना था, इसलिए जल्दी जल्दी से तैयार होने में जुट गया। तैयार होते वक्त उसके दिमाग में कल शाम से हो रही सारी घटनाएं एक एक करके आ रही थी। ठीक 1 बजे कैब वाले से मिला। वह उसको आश्चर्य भरी नजर से देखता है और पूछता है, सर, आपको नींद तो अच्छी आई रात में? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आई।
डायरेक्टर से मिलने के बाद डायरेक्टर आदित्य की पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस हुआ और उसे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्त कर लिया। पहले दिन ही मिलने वाली सफलता से आदित्य बहुत ज्यादा खुश हो गया। रात को खाना खाकर जब वह घर पहुंचा तो घर के अंदर का नजारा ही बदला हुआ था। जल्दबाजी में जैसा वो घर छोड़कर गया था वैसा नहीं था। घर बहुत साफ सुथरा था। बाथरूम में रखे हुए गंदे कपड़े किसी ने धोकर बालकनी में सूखने के लिए रख दिए थे। चाय के बर्तन कप भी धुले हुए थे और बहुत से काम जिसे आदित्य ऑफिस से आने के बाद पूरा करने वाला था, वो सारे के सारे काम किसी ने पहले ही कर दिए थे। उसे लगा शायद हाउस कीपिंग वाले ने कोई नौकर भेज दिया होगा दिन में ये करने के लिए। उसने हाउस कीपिंग एजेंट को कॉल किया। एजेंट ने कॉल पिक करते ही कहा, सर 2 दिन का टाइम और दे दो, मैं अरेंज कर रहा हूँ वर्कर आपके लिए। अब आदित्य को यह सब अजीब लग रहा था। वह सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि यहाँ जो कोई भी अमानवीय शक्ति है उसका बर्ताव शायद दोस्ताना है, जो उस शक्ति ने साबित भी कर दिया। इसके बारे में सोचते सोचते आदित्य सोने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी वह आंख बंद करके लेटा रहा। मध्य रात्रि के समय आदित्य को अचानक से किसी का अपने बेडरूम में होने का एहसास हुआ और उसके बाद फिर से रोने की आवाज आने लगी। आदित्य उठा, उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा एक सफेद रंग का साया एक कोने में बैठा हुआ रो रहा है। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो? आप क्यों रो रहे हो? मुझे ये तो पता चल गया है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने वाले में से नहीं हो, लेकिन आप हो कौन मुझे बताओ। तब उस साये ने एक लड़की की शक्ल ले ली और उसने रोना बंद कर दिया और फिर बोली, मैं एक पीड़ित आत्मा हूँ। मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ, पर लोग डर के भाग जाते हैं। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती। लोग मुझे बहुत बुरा समझते हैं और कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं पिछले 20 सालों से इसी बंगले में कैद हूँ। जो भी इंसान इस बंगले में आता है आधी रात से ज्यादा टिक ही नहीं पाता। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ रुके हुए हो, वरना मेरी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं है। आदित्य उस आत्मा की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आत्मा की बात खत्म होने के बाद बोला, इस बारे में आप मुझसे बात कर सकती हैं। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। मेरा नाम आदित्य है। आपका क्या नाम है? आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम राखी है। आदित्य बोला, तो राखी, तुम्हारी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? और इस घर में तुम कैसे कैद हो गई? आत्मा तो कहीं भी आ जा सकती है। तो राखी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो आदित्य, पर मेरी इस हालत के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मेरा पति अमित है। अमित एक बड़ा आदमी है। उसने मेरी आत्मा को इस घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया है। मरते वक्त मैंने भगवान को साक्षी मानकर ये कसम खाई थी कि मैं मरने के बाद भी उससे बदला लेकर रहूंगी। आदित्य ने पूछा, पर ये सब हुआ कैसे? राखी ने अपनी कहानी बताई। वह बोली, इस बंगले का मालिक और मेरा हस्बैंड एक बहुत बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर है। मेरी और उसकी मुलाकात एक नेता की बर्थडे पार्टी में हुई थी। धीरे धीरे उसने मुझे अपने प्यार के मायाजाल में फंसाया और मुझसे शादी करी। मैं उसके प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक चला। बाद में अमित मुझे दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए बोलने लगा। मैंने भी मना किया तो उसने मुझे बहुत मारा। मैंने उसे बोला कि मैं उसकी पुलिस कंप्लेन करूंगी। इतना कहकर वो रोने लगी और बोली, उसके बाद उसने मुझे जहर देके तड़पा तड़पा कर मार दिया। मैंने मरने से पहले कसम खाई थी कि मैं उसे मार दूंगी। मैंने एक बार उसके ऊपर हमला भी किया, पर तभी वहां एक छोटी बच्ची आ गई, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। फिर अमित ने एक बंगाली तांत्रिक की मदद से ये पता कर लिया था कि मेरी आत्मा उसके पीछे है, तो उसने मेरी लाश इसी बंगले में कहीं दफना दी और मेरी लाश को रंगों की जादुई साड़ी के जादू से बांध दिया।
इसी वजह से मैं इस बंगले में कैद हो गई। मैं जब भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ, वो रंगों का जादू मुझे रोक देता है। तुम्हें मेरी लाश ढूंढकर उसमें से सारी सालियाँ निकालनी होंगी। मैं तभी यहाँ से निकलकर आज़ाद हो पाऊंगी और अपना बदला पूरा कर सकती हूँ। आदित्य बोला, ठीक है राखी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। वह बोली, ये काम तुम्हें छुपकर करना होगा आदित्य, क्योंकि उस शैतान के यहाँ बहुत सारे खबरी और दोस्त हैं। आदित्य ने कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। उसके बाद आदित्य सो गया और राखी भी खामोश हो गई। सुबह जब आदित्य उठा तो उसके बगल में गर्म कॉफी का मग रखा था। आदित्य को ये पता था कि ये कॉफी किसने बनाई है। कॉफी पीने के बाद सुबह फ्रेश होकर गार्डन में टहलने चला गया और यह सोचते हुए पूरे गार्डन को देखने लगा कि आखिरकार उस तांत्रिक और बंगले के मालिक ने राखी की लाश को कहाँ छुपाया होगा। आदित्य ने पूरे गार्डन का 5 बार चक्कर लगाया, पर कोई भी अलग निशान उसे यहाँ पर नहीं मिला। बाद में नहाने चला गया। नहाने के बाद उसने देखा कि ये टेबल पे ब्रेकफास्ट भी रखा हुआ है। उसने कहा, थैंक यू राखी। तो उधर से आवाज आती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इन सब में 5 दिन गुजर जाते हैं, पर आदित्य को वो जगह नहीं मिल रही थी जहां पर उस प्रोड्यूसर अमित और बंगाली तांत्रिक ने राखी की लाश को दफनाया था। एक दिन आदित्य गार्डन में टहल रहा था, तभी उससे फिर से वही खुशबू आने लगी। तो आदित्य ने पूछा, राखी, क्या तुम हो? पर कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने ध्यान दिया कि पूरे गार्डन में तो फूल मुरझाए हुए थे, मगर एक खास जगह पर कुछ अलग किस्म के फूल उगे हुए थे जिसमें से खुशबू आ रही थी। वहां की जो मिट्टी थी वो बाकी जगह की मिट्टी से अलग थी। अब आदित्य समझ चुका था कि हो ना हो राखी की लाश यहीं पर दफनाई हुई है। उसके बाद आदित्य ऑफिस चला गया। ऑफिस से घर आने के टाइम उसने बगीचे के लिए कुछ प्लांट्स और खुदाई का सामान खरीदा। रात के ठीक 1:30 बजे उसने राखी को आवाज दी और कहा, आज तुम्हारी कैद खत्म हो जाएगी। राखी ने पूछा, वह जगह कहाँ पर है? आदित्य बोला, बंगले के ठीक पीछे जहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, मैं भी। आदित्य खुदाई का सामान लेकर बाहर निकला। किस्मत से पड़ोस के बंगले वाले किसी की मौत में गए हुए थे, इसलिए खुदाई में दिक्कत नहीं हुई। खुदाई करते करते उसे छाया की लाश दिखाई दी, जो रंग बिरंगी साड़ियों में लिपटी हुई थी। जब आदित्य सभी साड़ी चाकू से काटकर अलग अलग कर रहा था, तभी उसे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि राखी की लाश अभी तक वैसी की वैसी ही है। तभी वहां जोर का तूफान आने लगा, मानो कोई आदित्य को रोक रहा हो। पर आदित्य हार मानने वालों में से नहीं था। उसने देखा एक बहुत ही डरावनी प्रेत आत्मा राखी की आत्मा को बाल से पकड़कर घसीट रही है। उसी आत्मा ने आदित्य को भी उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। आदित्य ईश्वर में विश्वास रखने वाला लड़का था। उसने तुरंत अपने इष्ट देव हनुमान जी को याद किया और उठ खड़ा हुआ। वह फिर से राखी की लाश के पास गया तो उसने देखा लाश के बगल में एक खून से सनी हुई खोपड़ी रखी हुई है। आदित्य समझ गया कि ये डरावनी आत्मा ये खोपड़ी ही है। उसने उस खोपड़ी के ऊपर हाथ रखा और हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। 11 बार हनुमान चालीसा पूरे होते ही वह खोपड़ी बॉम्ब की तरह फूट गई और वह डरावनी आत्मा वहीं जल गई। फिर आदित्य ने समय बर्बाद ना करते हुए सारी साड़ियां निकाल कर जला दी। जैसे जैसे साड़ी जल रही थी, वैसे वैसे लाश भी जल रही थी। साड़ी पूरी तरह नष्ट होने के बाद उसने लाश की तरफ देखा तो लाश की जगह एक छोटा सा राख का ढेर पड़ा हुआ था जो कि हवा से उड़ रहा था। उसी जगह आदित्य ने दूसरे फूल लगा दिए और घर के अंदर आ गया। जब उसने देखा कि राखी का कोई जवाब नहीं मिल रहा, उसने राखी को फिर से आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह सो गया। सुबह आदित्य की आंख खुली, तब उसने टेबल की तरफ देखा तो टेबल पर चाय या कॉफी कुछ भी नहीं था। उसे मन ही मन राखी से प्यार हो गया था। फिर रोज की तरह वह ऑफिस चला गया। शाम को जब वापस घर लौटा तो मेज पर गर्म कॉफी का मग उसका इंतजार कर रहा था।
यह देखकर उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई और आदित्य ने खुशी से राखी को आवाज लगाई। इस बार राखी उसके सामने असली रूप में आई। आदित्य ने उसे गले लगा लिया और बोला, राखी तुम कहीं मत जाओ, प्लीज मेरे साथ रहो। राखी ने बोला, नहीं आदित्य, मुझे जाना होगा, पर क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? आदित्य ने पूछा, क्या? उसने कहा, मुझे सुहागन बना दो। फिर आदित्य ने चाकू से अपना हाथ काटा और खून से राखी की मांग भर दी। फिर राखी बोली, अब मेरी मुक्ति हो गई है। फिर आदित्य ने राखी को गले लगाया, उसका माथा चूमा। राखी की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उसने आदित्य को धन्यवाद दिया और कहा कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है। आज पूर्णिमा की रात उसे मुक्ति मिलेगी। फिर आदित्य ने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और राखी रंगों के जादू से हमेशा के लिए आजाद हो गई। उसने आदित्य के कान में आखिरी शब्द कहे, ईश्वर तुम्हारे सारे सपने पूरे करेगा, और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ऐसा बोलकर राखी गायब हो गई हमेशा के लिए। क्या राखी और आदित्य फिर कभी मिल पाए? जानने के लिए इंतज़ार करें अगले भाग का। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।